आप किसी को काट जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा कि वेट कर लो 3-4 दिन का, अपने आप एंटीबॉडीज बनेगी? नहीं बेटा, क्राइसिस का टाइम है, बनी बनाई एंटीबॉडीज के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो आधे से ज्यादा बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी पेपर में, क्योंकि एक क्वेश्चन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे। अब बेटा सिंपल सी बात, अगर कोई नशेड़ी है तो उसकी फैमिली दुखी होगी, फाइनेंशियली उसको लॉसेज होंगे, वो गुम ही रहेगा अपने थॉट्स में। तो ये लिख रखा, बात बिल्कुल सही कर रखी है। ऐसा शासना थोड़ी ना आरी से, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की शॉर्ट फॉर्म है आरी, और आरी से याद रखना, जैसे लकड़ी को काटने के लिए आरी, वैसे डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई। क्या करता है पेपर में? फटाफट से क्वेश्चन देखा, अच्छा ऑप्शन देखे, ऑप्शन में फीमेल एनोफिलिस दिखा, टिक कर दिया। बेटा क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछा हुआ है डेंगू फीवर, मलेरिया नहीं पूछा हुआ। डेंगू और मलेरिया दो अलग अलग चीजें हैं, पेपर में लिख लो कॉपी में। पोजीशन हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, तो बहुत पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब पेडिग्री का मतलब ये नहीं है कि जो डॉग को खिलाने का खाना है, पेडिग्री का मतलब है कि एक फैमिली चार्ट यू कैन से, है ना? फैमिली की पहचान करने के तरीके होते हैं। अगर जनरेशन स्किप होती है, अगर जनरेशन स्किप, क्रॉप्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसके ऊपर स्टैटिन के ऊपर, ब्यूटारिक एसिड के ऊपर, मोनास्कस परप्यूरस के ऊपर, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। और गोली लगने के बाद उसने बाकी टीम को इशारा करके वहां से भेज दिया, तुमने मूवीज में देखा होगा। तो ये इंटरफेरोन का कॉन्सेप्ट है कि खुद तो ये इनिशियल स्टेजेस में कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करके रखेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहे और जो कंसीव किया हुआ ऑर्गेनिज्म है स्टेबल रहे। तो मतलब आपको याद रखना है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और बेटा आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि अब क्लास 12th के बच्चों का जो अगला पेपर है वो है सब्जेक्ट बायो का। आप लोगों का फिजिक्स का पेपर कैसा भी गया हो, केमिस्ट्री का पेपर, अब आपका जो एग्जाम है बेटा बहुत स्कोरिंग एग्जाम है, और इसके लिए चाहे जितने भी दिन की हॉलीडेज आपको मिली है, आपको बहुत जबरदस्त वाली प्रिपरेशन करनी है। जब मैं आपकी इस वीडियो के लिए बेटा क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर रहा था पिछले 3 से 4 साल के, तो मैंने ये देखा कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन पेपर्स में से उठा के डाले गए हैं। तो बेटा हल्के में मत लेना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बायो जैसे सब्जेक्ट में वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डायरेक्ट आपके वहां पे मार्क्स कट सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग वही डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को कंस्ट्रक्ट किया है, और हम कोशिश करेंगे 1 आवर के अंदर 50 to 60 एमसीक्यू यहाँ पे हम डिस्कस कर लें क्लास 12th बायो के, जो सीबीएसई ने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पूछे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू होने से पहले मेक श्योर करना कि आपके पास पेपर और पेन हो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में, इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि आप उसकी एक एक लाइन अपनी फेयर नोटबुक में या पेपर पे लिखें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपके माइंड में रिटेन होगा। अभी बेटा बायो का एग्जाम 25 को है, तो आज से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे वो प्रिपरेशन आपके दिमाग में रहेगी एग्जाम तक, जब आप उसको अच्छे से लिख के देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको देख के आधे से ज्यादा बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे। अब किसी बच्चे को अगर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल नहीं पता तो फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, आपको ये याद रखना है। एंड देन हमारे पास होता है पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। दिस इज बेसिकली हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जो उसने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर दिया था कॉन्सेप्ट, और इसके बेसिस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर आपको पता है कि P प्लस क्यू 1 है, तो क्या मेरे पास यहाँ पे देखो P क्या होता है, डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट मेरे पास क्या है 0.6। अगर मेरे पास P 0.6 है तो Q यहाँ से कितना हो जाएगा 0.4। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर P प्लस क्यू 1 है तो P 0.6 होगा तो Q 0.4 होगा। अब क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। बेटा याद रखना, क्या पी स्क्वायर होता है डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होता है रिसेसिव, और ये होता है हेटेरोजाइगस। तो बेसिकली हमें 2pq निकालना है। अगर आपसे कैपिटल ए स्मॉल ए पूछ रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या है, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, मतलब 2pq। तो आपका जो क्वेश्चन बन चुका है वो बन चुका है 2pq का। तो 2 इंटू पी इंटू क्यू जब आप करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0.6 into 0.4, that is 0.42. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर।
अब पहला क्वेश्चन देख के बेटा आपको लग गया होगा यार क्वेश्चन तो नीट लेवल का है। नीट में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा तो बच्चों की हवाइयां उड़ गई थी। तो इस वजह से आपको हार्डी विनबर्ग के या फिर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। टेंशन नहीं लेंगे, पूरे वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो एग्जाम में 25 तारीख को क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल द स्ट्रैंड्स आर। क्या हमें पता है डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं? क्या हमें पता है वो एंटी पैरेलल होते हैं? बिल्कुल पता है। तो क्या यहाँ पे एंटी पैरेलल वाले ऑप्शन है? बिल्कुल। तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाते हैं। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? बिल्कुल है। अगर ऊपर ए है तो नीचे क्या आएगा? डी आएगा। ऊपर जी है तो नीचे क्या आएगा? सी आएगा। सो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स बेटा एंटी पैरेलल तो हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपको याद रखना है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा बेटा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए, है ना? आपके दिमाग में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, है ना? ऐसा स्ट्रक्चर बेटा एनसीईआरटी में बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ये है हमारे पास प्रोमोटर, ये होता है हमारे पास प्रोमोटर, दिस वन इज टर्मिनेटर, ये होता है हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड, ये होता है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? दिस वन इज 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। सबसे पहले तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें अच्छे से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी बनाई आ जाएगी, लेबलिंग करवा लेंगे आपसे, या फिर आपको कहेंगे कि इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब वो पूछ रहा है टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स। टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है? हमेशा याद रखना बेटा, जो हम ये नाम देते हैं ना, वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड भूल जाओ, सिर्फ हम किसको ध्यान में रखेंगे? सिर्फ हम ध्यान में रखने वाले हैं किसको? इस कोडिंग स्ट्रैंड को। हम किसको ध्यान में रखने वाले हैं? इस कोडिंग स्ट्रैंड को, इसको। ये जो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है इसको। तो कोडिंग स्ट्रैंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे पड़ रहा है बेटा। टर्मिनेटर किसकी साइड पड़ रहा है? कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे। और प्रमोटर कहां पड़ रहा है? कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप आंसर दे दोगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड। कहां पे प्रेजेंट होता है? 3 प्राइम एंड में प्रेजेंट होगा। किसके 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा? 3 प्राइम एंड ऑफ 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट, नहीं कोडिंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे है टर्मिनेटर, और जो प्रमोटर है वो कहाँ है? 5 प्राइम एंड पे है कोडिंग के। मतलब मैंने क्या बोला कि आपको जो भी बेटा पोजीशन देखनी है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखनी है। तो टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट है? 3 प्राइम पे। और जो प्रमोटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? 5 प्राइम पे। टेम्पलेट स्ट्रैंड को भूल जाओ, पोजीशन हम हमेशा, लिख लो कॉपी में, पोजीशन हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, Which one of the following option denotes mating between the relative in human pedigree analysis? बेटा ये बात याद रखना, पेडिग्री पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब पेडिग्री का मतलब ये नहीं है कि जो डॉग को खिलाने का खाना है। पेडिग्री का मतलब है कि एक फैमिली चार्ट यू कैन से, है ना? फैमिली की हिस्ट्री के लिए एक चार्ट बनता है, उसके बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद करने होते हैं। अब एमसीक्यू में पूछा है मैरिज बिटवीन कजन, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। बेटा इसको ना कॉन्सैंग्यूनिटी भी बोलते हैं, कॉन्सैंग्यूनिटी। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके अंदर लिखा हुआ है। कॉन्सैंग्यूनिटी का मतलब होता है मेटिंग और मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स और कजन्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। जब भी मैं मेल और फीमेल के बीच में 2 डंडे दिखा रहा हूँ, 2 लाइनें दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स द मेटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव और द कजन्स। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेक्टर फॉर डेंगू फीवर। अब कई बच्चे बेटा ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, है ना? हम क्या करते हैं पेपर में, फटाफट से क्वेश्चन देखा, अच्छा ऑप्शन देखे, ऑप्शन में फीमेल एनोफ्लेस दिखा, टिक कर दिया। बेटा क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछा हुआ है डेंगू फीवर, मलेरिया नहीं पूछा हुआ। डेंगू और मलेरिया 2 अलग अलग चीजें हैं। पेपर में सीबीएसई ने एक बार यही चीज पूछ के कंफ्यूज किया था। पहली बात, मेल तो अफेक्ट करेंगे नहीं,
तो मेल वाला ऑप्शन तो पहले ही उड़ जाता है। क्लियर? तो क्या एनोफिलीज मॉस्किटो है? नहीं, क्योंकि ये तो किसका क्वेश्चन है, डेंगू का है। तो यहाँ पे आ जाएगा फीमेल एडिस मॉस्किटो। कॉपी में अभी लिख लेंगे, डेंगू कौन कोज करता है, एडिस इजिप्टी, एडिस मॉस्किटो, और उसमें से भी कौन सा, फीमेल। सो फीमेल एडिस मॉस्किटो विल कोज डेंगू। अगर यहाँ पे मलेरिया होता देन इट वुड बी फीमेल एनोफ्लीज, बट क्योंकि यहाँ पे डेंगू है तो हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मॉस्किटो। चलिए, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट, बेटा याद रखना होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट। फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट, और स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम। स्ट्रक्चर सेम पर फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम पर फंक्शन डिफरेंट। तो देख के आपको पता चल रहा है कौन सा एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सो होमोलोगस ऑर्गन हो, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो, अडेप्टिव रेडिएशन हो, बेटा ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एग्जाम में कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ होमोलोगस ऑर्गन किससे रिलेटेड है, अडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। हमने देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइरिक एसिड। अब कई बच्चे कहेंगे एमसीक्यू से तो हमें ये सीखने को मिल रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, पर जो समझदार बच्चा होगा ना वो इसके ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बना रहा होगा। इस टाइम वीडियो देखते देखते वो क्वेश्चन बनाएगा कि सबसे पहला लिखा हुआ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो वो लिख लेगा कि ब्यूटाइरिक एसिड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बिल्कुल सही बात है, साइक्लोस्पोरिन ए। मोनेस्कस परप्यूरस, ये गलत है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर बनाता है, एस्परजिलस नाइजर बनाता है। तो ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और वही तो पूछा है। मोनेस्कस परप्यूरस तो स्टैटिन बनाता था, है ना, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने वाला जो एजेंट होता, तो ये गलत है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज अ क्लोट बस्टर। ऐसा क्वेश्चन बेटा हर पेपर में देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पास लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। बेटा पीसीआर में मुझे क्या करना है, एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अगर मुझे एक डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्राइमर चाहिए, बिल्कुल चाहिए बेटा। व्हाट इज प्राइमर, इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जो 3 प्राइम एंड के साथ बाइंड करता है। डीएनए बिना कहो, इट इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स का एक सेगमेंट होगा जो 3 प्राइम एंड पे हमेशा बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमर। चाहिए बेटा, पीसीआर में तो प्राइमर चाहिए होता है। टैग पॉलीमरेज तो बहुत भयंकर तरीके से चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन कौन करेगा, और ये तो वैसे भी थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है। थर्मस एक्वेटिकस पड़ा। क्या हमें डीएनए सेगमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए बेटा। रेफरेंस डीएनए तो चाहिए ना, टेम्पलेट जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे मल्टीपल कॉपीज होंगी। क्या पीसीआर में मुझे आरई चलाने की जरूरत है, आरई मतलब जो डीएनए को कट करे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो नोट रिक्वायर है ना, तो नोट को बेटा सर्कल कर लेना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे आरई पीसीआर के लिए नहीं चाहिए बेटा। पीसीआर में क्या कर रहे हैं, डीएनए को सिंथेसाइज करा रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बनवा रहे हैं, डीएनए को काटना थोड़ी ना आरई से। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लियर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की शॉर्ट फॉर्म है आरई, और आरई से याद रखना जैसे लकड़ी को काटने के लिए आरई, वैसे डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई। सॉर्टेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये ना लाइन याद रखना बेटा। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो समुद्र में जब बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, कुछ इस तरीके से। उसका रीजन ये होता है कि जो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ऊपर जाते जाते जब ये फिशेस तक पहुंचते हैं, बिग फिश तक पहुंचते हैं, इसका बायोमास ज्यादा होता है। पढ़ लें, बायोमास ऑफ फिशेस एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन ए ही हमारे पास सही है, पर पेपर में ये गलती मत करना कि एक ऑप्शन पढ़ के बाकी पढ़े ही नहीं। नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज मोर, नंबर से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन लेस, लार्ज फिश फीड ऑन स्मॉल फिश। तो ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। बायोमास अगर ये इन्वर्टेड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो फिशेस का बायोमास है वो कंपैरेटिवली लोअर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा है। इन ह्यूमंस द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स meiotic डिवीजन। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एग है, ये वैसे हम एग बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज में अरेस्टेड रहता है, कब तक, जब तक स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करता।
जैसे स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करता है, जो रुकी हुई मियोटिक डिवीजन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। बेटा यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट जो बना है ना, इसमें अभी मियोसिस 2 नहीं हुई। मियोसिस 2 कब होगी? जब इसके अंदर स्पर्म एंटर करेगा। तो इसका मतलब एक फीमेल जिसके अंदर मीटिंग नहीं हो रही एवरी मंथ, क्या उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा मेंस्ट्रुएशन के दौरान? बिल्कुल। बेटा जो हम बोलते हैं ना कि एग रिलीज होता है, एक्चुअल में वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस 2 तभी होगी जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा। तो क्या ऑप्शन बनेगा? It is released from the matured, it is penetrated by the sperm cell. So option C would be the correct answer कि जो मियोसिस 2, जो रुकी हुई थी मियोसिस 2 की प्रोसेस, वो तभी पॉसिबल होगी जब स्पर्म एंटर करेगा एग के अंदर। नेक्स्ट वन, द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू, बेटा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, बिल्कुल भी नहीं। ओव्यूल, बिल्कुल भी नहीं। एम्ब्रियो सैक, सो द आंसर वुड बी एम्ब्रियो सैक। फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है और पता होना चाहिए। बेटा बहुत सारे नए क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं तुम्हें, है ना? कुछ मुश्किल लग रहे होंगे, कुछ आसान, बट अभी भी कई बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एक लाइक करो बेटा वीडियो को मोटिवेशन के लिए, कमेंट करो एक अच्छा सा और एक पॉजिटिव एसेंस के साथ शुरुआत करो बेटा बायो के प्रिपरेशन की। ट्रस्ट में साथ साथ पढ़ते रहोगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, साथ साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन, अ पर्सन विद ट्राइसोमी 21, कॉपी में लिख लें फटाफट से। 21 ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है 21 ट्राइसोमी। अब वो कह रहा है इसमें क्या क्या होता है? फ्यूरो टंग होती है, बिल्कुल होती है, फ्यूरो हो जाती है बेटा, टंग की शेप ट्विस्टेड हो जाती है, इस टाइप से हो जाती है फ्यूरोड। कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, ये भी है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हो बट ये दोनों होते हैं। रिडिमेंट्री ओवरी तो बेटा उसका था टर्नर सिंड्रोम का। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया भी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ये भी किसका था? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का था। तो हमारे पास ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट होगा। क्या 1 एंड 2 कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, डिजीज पे एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है जो हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल इवेंट विल नोट रिजल्ट, ये नोट को सर्कल करेंगे। जेनेटिक वेरिएशन, बेटा वेरिएशन किससे नहीं आएंगी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आएंगी बेटा, नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर, है ना? मंडल चाचू ने बोला था। क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल है, क्रॉसिंग ओवर से भी नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। लिंकेज से तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते, लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर का उल्टा होता है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। म्यूटेशन से भी नए कॉम्बिनेशन आएंगे बेटा। लिंकेज से तो क्या होता है? जितने करेक्टर जैसे जैसे हैं वो रिटेन रहते हैं। लिंकेज का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू स्टे टुगेदर, मतलब इतने पास पास थे दो जीन, एक क्रोमोसोम पे दो जीन इतने पास पास थे कि वो लिंक हो गए आपस में, उनके सेग्रीगेट होने के चांसेस बहुत कम हो गए। और अगर वो सेग्रीगेट नहीं होंगे तो नए कॉम्बिनेशन आएंगे नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्रॉसिंग ओवर हो, म्यूटेशन हो, रिकॉम्बिनेशन हो, ये नए कैरेक्टर्स को इनवाइट करता है, जबकि लिंकेज नए कैरेक्टर्स को नहीं आने देता। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा लिंकेज। चलिए अगला क्वेश्चन है एजर्शन रीजनिंग। पहले मैं क्या करूंगा, इसको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिख लूंगा और उसके बाद आप अपने आप एनालाइज कर लेना इसका क्या ऑप्शन बनता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन अकर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल सही है। इविल क्वार्टेट में ओवर एक्सप्लॉइटेशन दे रखा है कि अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट करोगे रिसोर्सेज को तो हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरिपनिस, बेटा ये ना अपने पास लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फिश का नेम है। इंडियन रिवर हैज लेड टू डिक्लाइन इन नेटिव, ये फॉरेन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू है। बट क्या इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा बी। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर दोनों में कोई खास कनेक्शन नहीं है। बट एजर्शन और रीजन की लाइंस देखो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट है। जो रीजन है कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पीशीज का नेम दे रखा फिश की, इसको कॉपी में लिखो विद स्पेलिंग, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन के भी आ सकता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक जीन्स आर यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ट्रू है बात, तो सही कह रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ये क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने के काम आते हैं। दोनों सही बात है और दोनों में कनेक्शन है। वो कह रहा है कि क्यों प्रेजेंट है सेलेक्टेबल मार्कर, ताकि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या किया जा सके? सेपरेट किया जा सके। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और कनेक्शन भी है। वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस इंटरफेरोन, बिल्कुल सही।
बेटा इंटरफेरोन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल, बिल्कुल सही। इंटरफेरोन कैन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये कतई गलत है। बेटा इंटरफेरोन्स कभी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल की इन्फ्लामेशन नहीं करते, ये तो जस्ट क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, चेतावनी देते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, इंटरफेरोन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अदर सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, बट ये इन्फ्लामेशन नहीं करते वायरस इन्फेक्टेड सेल की, बल्कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से बनते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड दे गिव सिग्नल टू द अदर सेल रिगार्डिंग द वायरस इन्फेक्शन। तो असर्शन यहाँ पे सही होगी और रीजन गलत। आरएनए इज अनस्टेबल एंड कैन म्यूटेट एट फास्टर रेट, बिल्कुल सही। बेटा आरएनए ना अनस्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा होता है 2 प्राइम OH ग्रुप, क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा होता है, मेक्स इट लेबाइल, लेबाइल मतलब अनस्टेबल, इजीली डिग्रेडेबल। तो मेरे हिसाब से असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा और दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन भी बनेगा। बेटा याद रखना, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन भी है। क्योंकि आरएनए ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास रिएक्टिव 2 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्यों नहीं है, क्योंकि वो डीऑक्सी है, सिंपल सी बात है ना बेटा, डीऑक्सी राइबो है मतलब उसमें OH है, तो इसमें ऑक्सीजन हटा दो, खाली H होगा। दिस इज द मेन रीजन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ना एनसीईआरटी का डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट डायग्राम, अगर आपको बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम करने हैं एनसीईआरटी के, तो चैनल पे एक वीडियो प्रेजेंट है जिसमें मैंने पूरी बुक के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर किए हैं रिवीजन पर्पस के लिए, तो आप वहां भी देख सकते हो इसको। चलिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये पूरे डायग्राम को जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हमें एक दो चीजें याद होंगी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। जैसे डी ऑप्शन जो है बेटा, जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, और ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है, बी है, ए है, हमें इसको याद रखना है। जो सी होता है बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल नहीं होता, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो सी है वो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है, सी जो है वो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है, ये है। डीजेनरेटिंग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी जो है मेरे पास वो जायगोट है, ये भी सही है, बी मेरे पास जायगोट है। तो बी और डी में से अगर बी जायगोट को भी लेके चल रहे हैं, ए जो है वो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है, बिल्कुल सही, और डी जो है वो डीजेनरेटिंग एंटीपोडल है, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी बनेगा बेटा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जिसने डायग्राम ढंग से किया होगा उसके बेसिस पे ये इजीली इसको कर पाएगा, ठीक है जी। अगर ये डायग्राम ढंग से किया होगा तो ये कर लेना, बाकी फिर भी देख लेना अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो। मेरे हिसाब से ये इजीली आप कर सकते हो। चलिए अब पेडिग्री वाले क्वेश्चन पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे। ये पेडिग्री आपको ऐसे दी होगी, ये तो एनसीईआरटी में ही गिवन है। मुझे बस एक छोटी सी चीज बताओ, क्या इसमें जनरेशन स्किप हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये जनरेशन 1 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जनरेशन 2 में दिक्कत है, जनरेशन 3 में दिक्कत है। अगर कोई पेडिग्री जनरेशन स्किप करती है तो क्या वो डोमिनेंट होगी? नहीं होगी, वो रिसेसिव होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रिसेसिव वाला तो एक ही गिवन था, अच्छा 2 गिवन है, ऑटोजोमल रिसेसिव और रिसेसिव एक्स लिंक। अब मुझे बताओ क्या ये मेल और फीमेल दोनों को हो रही है? क्या ये मेल और फीमेल दोनों को हो रही है? दोनों को हो रही है, इसका मतलब ये ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल रिसेसिव। तो डी ऑप्शन होना चाहिए बेटा। ये ना पहचान करने के तरीके होते हैं। अगर जनरेशन स्किप होती है, मतलब पेडिग्री हमारे पास कैसी है? रिसेसिव है, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं फीमेल से, तो वो जो पेडिग्री होती है वो एक्स लिंक्ड होती है। और एक और खास बात होती है कि जो मेल है वो जो इम्पैक्ट है वो किसको कोज करेगा? डॉटर्स को। नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। अगर दोनों जेंडर इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं तो वो ऑटोजोमल होगी, एक जेंडर अफेक्ट हो रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड होगी। जनरेशन स्किप नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? वो डोमिनेंट है कि हर जनरेशन में आ रहा है। जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है। तो इस बेसिस पे आप पेडिग्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट इतना मुझे कंफर्म पता बेटा कि एनसीईआरटी से बाहर आपको पेडिग्री नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी में ना 2 पेडिग्री बनी हुई है, आप देखना। एनसीईआरटी के अंदर मायोटोनिक डायस्ट्रोफी की है शायद, और एक सिकल सेल एनीमिया की है। वो दोनों पेडिग्री चार्ट आप अच्छे से रट के जाना, क्योंकि ये जो है ये सिकल सेल एनीमिया का है, एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है। और सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेशन? डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, गलत है। विदाउट स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड चेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, ये गलत हो सकता है बेटा, ये गलत है स्टेटमेंट।
इथिडियम ब्रोमाइड करता है, बट यूवी लाइट के अंदर आप इसको देख सकते हो। क्या हमें पता है? ईटीबीआर बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजन है, और ईटीबीआर की प्रेजेंस में हम डीएनए को विजुअलाइज तो कर सकते हैं, बट कहां विजुअलाइज कर सकते हैं? ओनली अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। A phenomena where male insect mistakenly identify the pattern of a orchid flower as the female insect partner and tries to compete and बेटा एक ना क्वेश्चन था स्यूडो कॉपुलेशन का, ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है, तो ये भी आप नोट करोगे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्यूडो कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है बीज में, ये कॉपुलेट करता है फ्लावर के पेटल के साथ। मतलब आपको सोच के हैरानी होगी कि जो ये मेल बी है वो फ्लावर के पेटल को फीमेल की तरह समझ के उसके साथ स्यूडो कॉपुलेशन करती है। क्लियर? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो कि जो फ्लावर की पेटल है ना वो फीमेल जैसी लगती है, तो मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उससे कॉपुलेशन करेगा, एंड दैट कॉपुलेशन विल बी कॉल्ड एज स्यूडो कॉपुलेशन। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन। इतना भारी भरकम डायग्राम देख के ना कई बार हम पेपर में घबरा जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं कैसा ही डायग्राम आ गया, पता नहीं कैसी फिगर बनी होती है। और सबसे आसान वही क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनका डायग्राम या जिनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है। देखो इसमें वो क्या कर रहा है, इंजेक्शन दे रहा है कहाँ पे? एग के साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन दे रहा है, तो ये बन जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इतना सिंपल है बेटा। एआरटी टॉपिक पढ़ा आपने, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके अंदर है हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सो आईसीएसआई। द सोर्स ऑफ स्मैक, बेटा स्मैक तुम्हें पता है, आपने ड्रग्स वाला टॉपिक पढ़ा, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, हीरोइन पेपेवर सोमनिफेरम दिया हुआ इसमें। हाँ जी, लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम विल बी द करेक्ट आंसर। ये याद कर लो बेटा। कैनाबिस सटाइवा है ना, कैनाबिनोइड है भांग, धतूरा, इरिथ्रोजाइलम, कोका, कोकेन, ये सारे के सारे बेटा नेम और उसके प्लांट सोर्स आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि बेटा ड्रग्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वन, अ ह्यूमन मेल डिसाइड टू अडॉप्ट अ सर्जिकल मेथड। अब मेल कौन सा सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करेगा? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या कट करना है? वास डिफरेंस। तो आपको इसमें से वास डिफरेंस को पहचानना है, पहचान लेते हैं जी। वो कह रहा है किसको कट करें? वास डिफरेंस क्या होती है बेटा? जो ये पाइप होती है दैट इज कॉल्ड अ वास डिफरेंस। ये है वास डिफरेंस, ठीक है। तो आर को कट करना पड़ेगा, पॉइंट आर। जब आप पॉइंट आर को कट करवा देते हो सर्जिकली, तो टेस्टिस में से जो भी स्पर्म बनते हैं वो यहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं, यहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से ये जो यूरेथ्रा में से बाहर फ्लूइड निकलेगा, इसमें से स्पर्म अब नहीं निकलेंगे। आपने 10th में भी पढ़ा, वैसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है, नॉन आइडियल मेथड। क्योंकि एक बार अगर ये मेथड ऑप्ट कर लिया जाए तो जो हमारे पास मेल है वो दोबारा से यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। चलिए बेटा, नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर गिवन इन द कॉलम 1 विद द फ्रूट इन द कॉलम 2। अब आपको ना इसके साथ मैच करना, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, जो मेरे को सबसे पहले आता है ना मैं उसको मैच कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे बेटा पेरिस्पर्म बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं अच्छे से। ब्लैक पेपर, कॉफी बीट, कॉफी भी होती है इसका एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, शुगर बीट। पेरिस्पर्म पता है सबको? कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो बता देते हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है? जब न्यूसेलस बचा हुआ रह जाए, न्यूसेलस बचा हुआ रह जाए, द रेमिनेंट न्यूसेलस विल बी कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। तो हमारे पास पी का क्या हो गया? सेकंड। क्या पी का सेकंड कहीं पे गिवन है? गिवन है, हो गया, पूरा क्वेश्चन ही हो गया, जोर लगाना ही नहीं पड़ा। एस का क्या है? फर्स्ट है, पढ़ भी लो साथ में। एंडोस्पर्म क्या? मेज है, बिल्कुल सही। आर का क्या है? 4 है। पेरिकार्प क्या है? मैंगो है। क्यू का क्या है? थर्ड है। थैलेमस क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे बेटा अपने पास लिख लो। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एमसीक्यू करने बैठे हैं, हम एमसीक्यू के क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द मेल्स इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी। बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो मेल होते हैं ना उनके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं डायरेक्ट एग से। ये डायरेक्ट किससे बनते हैं? एग से, विदाउट फर्टिलाइजेशन। मुझे बताओ, अगर ये डायरेक्ट एग से बनेंगे तो इसका क्या कोई फादर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, दे हैव 16 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, बिल्कुल भी नहीं। दे हैव अ ग्रैंडफादर बट नो फादर, बिल्कुल सही। फादर नहीं होता, ग्रैंडफादर होता है। सो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये समझना पड़ेगा। ऑल मेल्स आर हैप्लॉइड, सही थी, पर एक्सेप्ट वन क्या लिखा? गलत हो गया। तो मतलब सारे के सारे जो मेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर 16 होता है, उनका फादर नहीं होता कोई भी, क्योंकि वो तो एग से बना, पार्थिनोजेनेसिस के फिनोमिना से, बट दे हैव डेफिनेटली अ ग्रैंड फादर। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव द, ये तो बेटा पैरेलल एवोल्यूशन है, माउस और मार्सुपियल माउस। एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा एक ऐसा
टेबल दिया हुआ है एवोल्यूशन चैप्टर में, जहां पे अडेप्टिव रेडिएशन है उसी के साथ ही, तो वहां पे बेटा पैरेलल एवोल्यूशन है, तो यहाँ पे आप देखो पैरेलल एवोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रखी है। अब आइडेंटिफाई द ऑप्शन एग्जिबिट बाय टू एनिमल शोन, माउस और मार्सुपियल माउस। तो ये पैरेलल एवोल्यूशन किसका है बेटा? जब दो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होते हैं। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बिकम कन्वर्जेंट। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आएगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? एक एरिया का डाइवर्जेंट दूसरे एरिया का डाइवर्जेंट एक जगह पे कन्वर्ज होगा, तो इसको पैरेलल एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, गिवन बिलो लिस्ट ऑफ मजल्सन एंड सताल के बेटा कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। अब उनको स्टेप्स को देने के बाद उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना बेटा। सबसे पहले तो ना N15 मीडियम पे रखा था, तो मैं इसको दे देता हूँ पहला नाम, इसको दे देता हूँ ए स्टेप। सबसे पहले क्या किया था? बैक्टीरिया को N15 पे ग्रो किया था। N15 पे ग्रो करने के बाद सारे बैक्टीरिया में N15 डीएनए आ गया था, बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने मीडियम को चेंज किया था, है ना, मीडियम को चेंज किया था, चेंज करा दिया, तो ये हो गया मेरे पास बैक्टीरिया ट्रांसफर टू N14 मीडियम एंड सैंपल्ड एवरी मिनट्स। देखो एनसीईआरटी की लाइनें उठाई हुई है और एमसीक्यू में कितना जोर लगवा दिया आपका। उसके बाद क्या होगा? ऑल बैक्टीरिया कंटेन हाइब्रिड डीएनए, या फिर बैक्टीरिया कंटेन आइदर ऑल 14 डीएनए और ऑल हाइब्रिड डीएनए। क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया? थर्ड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। तो सेकंड आएगा, फिर सेकंड आएगा यहाँ पे, और देन आएगा मेरे पास ऑल बैक्टीरिया कंटेन हाइब्रिड, फिर उसके बाद आइदर N14 और ये। बेटा मजल्सन सताल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना। आगे एक क्वेश्चन शायद और है, उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। आपको स्टेप्स अच्छे से समझ आने चाहिए। हो सकता है वो 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे प्रोसीजर पूछ ले। सबसे पहले N15 मीडियम पे रखा, सारे डीएनए में N15 हो गया, फिर उसको मीडियम चेंज कर दिया तो हाइब्रिड बन गया N15 N14, बट हाइब्रिड वाले जो थे वो कॉन्स्टेंट रहे, और उसके बाद सारे के सारे जो डीएनए आए वो कौन से आए? N14 वाले आए। तो इस तरीके से मजल्सन सताल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलो, असर्शन रीजनिंग, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज इलीगल प्रैक्टिस। मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, गलत बात है ये तो, है ना। अगर एक फीमेल चाइल्ड है और जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करा देना, तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है, ट्रू बात है। एमनियोसेंथेसिस द प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंट जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो, ट्रू। तो क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, पर दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इन थैलासीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू जीन डिफेक्ट। बेटा एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था बेटा, 100 आउट ऑफ 100 लेने का डिजर्विंग। मेरे को याद है वो पेपर दे के निकला, एक क्वेश्चन उसने मेरे को दिखाया और वो कह रहा सर सही तो है, इन थैलासीमिया एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन। उसने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन गिवन है। बेटा मायोग्लोबिन तो मसल में होता है, तो ये फॉल्स हो गया। और जैसे ही असर्शन फॉल्स होता है तो रीजन तो सही होता है। ये लाइन याद रख लो, अपने पास लिख लो बेटा, ये ट्रू है बात। तो असर्शन हो गया रॉन्ग और रीजन हो गया ट्रू। आप ना लिख लो एक कॉपी में, कई बार ये जीन का नेम भी पूछ सकते हैं, HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 16। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैलासीमिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग इन पीसीआर, बिल्कुल सही बेटा। इनको प्राइमर्स तो बोलते हैं, द प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, बिल्कुल सही। तो असर्शन भी सही है बेटा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आपस में अच्छा खासा इनका कनेक्शन भी है, तो लिख लेंगे इसको। डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये जो डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल में कन्वर्ट होना। अगर कोई मटेरियल में लिग्निन ज्यादा है, लिग्निन बेटा एक आप कह सकते हो बायोमोलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, तो अगर कहीं पे बेटा लिग्निन ज्यादा होगा तो डीकॉम्पोजिशन स्लो होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डीकॉम्पोजिशन इज लार्जली ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी सही है और कनेक्शन भी है। क्यों कनेक्शन? सुनो बेटा, डीकॉम्पोजिशन के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये जो लिग्निन वगैरह का जो मटेरियल है ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डीकॉम्पोजिशन हो जाता है स्लो। तो असर्शन भी सही है, और इसका रीजन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से डीकॉम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो होता है। तो आपको याद रखना है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, कनेक्शन भी है। अब ईमानदारी से बताना बेटा, लग रहा ना कि नीट लेवल के क्वेश्चन है? सोच के देखो 25 तारीख को पेपर में ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिल गए 3 या 4 भी, तो खेल खत्म है।
तो इस वजह से बेटा एमसीक्यू की बहुत डिटेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अगले कुछ दिनों तक चैनल पे एमसीक्यू की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले करवाता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बस कॉपी में लिखते जाना है, ताकि पेपर में जब एमसीक्यू आए तो आपको सारी की सारी कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशन लगा लो, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स सारे के सारे क्या रहें, याद रहें। चलिए नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मैच। करेक्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, ये तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्टैटिन, गलत। स्ट्रेप्टोकाइन, अच्छा मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, डी का 3। अब डी का 3 किस किस में, डी का 3 देखो कितना आसान कर दिया ना बेटा। एक बच्चा अगर सिर्फ इसको पेनिसिलिन नाम से पेनिसिलियम लग रहा है वो भी कर देगा तो उसको सही हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, इसका ये हो गया। सिंपल है, मैंने कहा बेटा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आएगा, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है उसके ऊपर, स्टैटिन के ऊपर, ब्यूटारिक एसिड के ऊपर, मोनास्कस परप्यूरस के ऊपर, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू में मिल जाए चाहे वैसे। तो ये अपने पास नोट करो कॉपी में, ये चारों के चारों जितनी बार लिखोगे तो पक्का हो जाएगा ये। इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंग्स टू पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, बट इंडिविजुअल से नहीं करता। क्या, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पॉपुलेशन से बिलोंग करती है, बिल्कुल है ना, इंडिविजुअल से तो नहीं करती। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ बेटा ये इंडिविजुअल से करती है, ये पॉपुलेशन से करती है। ये भी मेल और फीमेल इंडिविजुअल से, ये पॉपुलेशन से। अब इस बेसिस पे आप देख लो, इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल। पॉपुलेशन से तो बेटा फर्स्ट करेगा और फोर्थ करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। बेटा समझो इस बात को, एक पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या एक पॉपुलेशन का मेल फीमेल हो सकता है, कि मेल पॉपुलेशन फीमेल? आपके पास क्या हो सकता है, मेल और फीमेल जो है ये वर्ड इंडिविजुअल के लिए यूज होते हैं। सेक्स रेशो हो सकती है कि ना पॉपुलेशन देयर इज अ सेक्स रेशो, कि 60 मेल है 40 फीमेल है, तो सेक्स रेशो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। बट जो मेल फीमेल है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारे पास बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्वेश्चन है, करेक्ट मैच करना है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। चलो पहले सहेली पिल का देखते हैं, जो सबसे आसान लग रहा है, नॉन स्टेरॉइडल है। तो सी का 4, सी का 4 करते ही, सी का 4 करते ही हमारे पास ये बन गया। तो पेपर में बेटा कंफ्यूज नहीं हो ना, अगर 4 में से 2 भी आते हैं ना तो चांसेस बन जाते हैं कि आप सोल्व कर लोगे। ए का हमारे पास क्या हो गया, सेकंड, एमटीपी लीगलाइज इन 1971, रटने वाला पार्ट है, मेरे को भी नहीं आता अभी, बट आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। बी का हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, बिल्कुल। एमनियोसेंथेसिस में क्या करते हैं, बच्चे का बेटा फ्लूइड निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, चेक करते हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फैमिली प्लानिंग, देन डी का हमारे पास थर्ड है, थर्ड क्या लिख रखा है, प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1951। तो ये जैसे 1951 है, 1971 है, ये बेटा सीबीएसई पूछेगी ईयर, तो ये ईयर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में मेंशन्ड है। इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन, they are secreted by viral infected cell, बेटा 10 बार तो बता दिया। what are interferons, these are the proteins produced by virus infected cell that protect other cell from virus infection। definition is very very important, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। what are interferons, these are the chemical or proteins produced by virus infected cell that protect other cell from virus infection। अगर किसी को बेटा इंटरफेरोन समझ नहीं आया, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो सोल्जर्स हैं, है ना, 3 से 4 सोल्जर्स हैं और 3 से 4 सोल्जर्स जा रहे हैं। सडनली एक सोल्जर को कहीं दूर से अटैक किया गया, और जैसे उस पर अटैक किया गया तो उसको पता चलेगा कि आसपास कोई एनिमी है। तो उसने क्या किया, अपनी जान की परवाह करते ना हुए साथ वाले 3 को वहां से भेज दिया। मान लो एक को गोली लगी, और गोली लगने के बाद उसने बाकी 3 को इशारा करके वहां से भेज दिया, तुमने मूवीज में देखा होगा। तो ये इंटरफेरोन का कॉन्सेप्ट है कि खुद तो इन्फेक्ट हो गया बट साथ वालों को बचा देगा एटलीस्ट। तो अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो वो इन्फेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे आसपास के जो पड़ोसी सेल्स हैं उनको ये सिग्नल मिल जाए कि यार वायरस का इन्फेक्शन है। So definition दोबारा सुन लो, these are the chemical produced by virus infected cell that protect other cell from viral infection। Again assertion reasoning same है ना, ये assertion reasoning हम लोग कर चुके हैं। चलिए बेटा, at which state during evolution human use hide to protect, बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, ये होना चाहिए। होमो हैबिलिस तो नहीं है, जावा मैन भी नहीं है, होमो इरेक्टस तो
मीट ईटर थे। नियंडरथल मैन बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियंडरथल मैन जो है वो हाइड को यूज करते थे अपनी बॉडीज को ढकने के लिए। अब इतनी समझ आ चुकी थी, क्रेनियल कैपेसिटी इतनी डेवलप हो चुकी थी कि उन्होंने हाइड्स को यूज करना शुरू किया ताकि वो अपने आप को बचा सके, और जो भी लोग मर जाते थे उनकी कम्युनिटी में तो उन्होंने बरी करना स्टार्ट किया। तो जो भी बेटा रीजनल कम्युनिटीज में आप देखते हो जो लोग मरने के बाद दफनाया जाता है जिस कॉन्सेप्ट से, वो वहीं से आदि मानव के टाइम पे ये एक ऐसी स्टेज थी जिसमें उनके अंदर इमोशंस कंस्ट्रक्ट हो गए थे कि उनको डेड को बरी करना है। टेटनस एंटीटॉक्सिन बेटा याद रखना, एंटीटॉक्सिन वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो समझ जाना ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। व्हेन इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी इट इमीडिएटली प्रोवाइड, क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। बेटा ये जो एंटीटॉक्सिन वर्ड होता है ना, ये बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है। जैसे किसी को सांप काट जाए, अब सांप किसी को काट जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा कि वेट कर लो 3-4 दिन का, अपने आप एंटीबॉडीज बनेगी। नहीं बेटा, क्राइसिस का टाइम है, बनी बनाई एंटीबॉडीज के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। तो जब भी बनी बनाई एंटीबॉडीज के फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन, एंटीसीरम, ये वर्ड यूज करते हैं और इसको पैसिव इम्यूनिटी के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। बेटा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो प्रोड्यूसर लेवल पे जो ये प्रोडक्टिविटी होती है इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसकी यूनिट एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ बायोमास ग्राम में आ गया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर -1 विल बी द करेक्ट आंसर। Given below are the list of the commercially important products and their source organisms. Select the option that give the correct matches. Cyclosporin A, statin, streptokinase, penicillin, ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन शायद, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, मिसमैच वाला पैथोजन बताना है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अमोबियासिस करता है बेटा, ये कॉन्स्टिपेशन होती है, बिल्कुल सही, लिख लो ये बेटा, कॉपी में लिख लो क्योंकि ये कैरेक्टर्स ही आएंगे पेपर में, यहाँ तो मिसमैच ढूंढना है। एपिडर्मोफाइटन, ये याद होना चाहिए आपको, ये रिंगवॉर्म करता है, मतलब स्किन ड्राई हो जाएगी, है ना, इचिंग होने लग जाएगी। आप देखते हो इच गार्ड की जो एड आती है वो इसी से रिलेटेड है। तो एपिडर्मोफाइटन, ये 3 हमारे पास होते हैं, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, तो ये सही दिया हुआ है। बुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, बिल्कुल। एलिफेंटियासिस, ये तीनों सही है ना। एलिफेंटियासिस, पिलेरियासिस, बेटा जो लोअर लिम्ब है हाथी जैसा हो जाता है तभी एलिफेंटियासिस बोलते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाते हैं, लिम्फ वेसल इंफ्लामेट हो जाते हैं, ब्लॉक। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बेटा इन्फ्लुएंजा में तो फ्लू जैसे सिम्टम होने चाहिए भाई, इंटेस्टाइनल पैसेज का थोड़ी ना रूल है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। बेटा जो डी है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि फ्लू इन्फ्लुएंजा में तो क्या होना चाहिए, नाक बहना चाहिए, एलर्जी होनी चाहिए, सिर दर्द होना चाहिए, सोर थ्रोट होना चाहिए, बट यहाँ पे वो तो कुछ लिखा नहीं, वो कह रहा है इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, इसमें नहीं होता, इंटेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन, इंडियन गवर्नमेंट हैव सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज जीईएसी, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, बिल्कुल ट्रू बात है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नो इफेक्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नो इफेक्ट, नहीं, इफेक्ट तो होता है जब इकोसिस्टम में करते हैं तो इफेक्ट तो होता है, तो ये फॉल्स, एजर्शन सही हो जाएगा, एजर्शन सही हो जाएगा, ठीक है, और रीजन जो है वो रॉन्ग। जीन फ्लो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, बिल्कुल सही है बेटा, जीन फ्लो जब होता है एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो उसे वेरिएशंस आती हैं। द रैंडम इंट्रोडक्शन न्यू एलील इनटू अ रेसिपिएंट पॉपुलेशन एंड देयर रिमूवल फ्रॉम डोनर अफेक्ट एलील फ्रीक्वेंसी, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, क्लियर। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दो अलग अलग चीजें हैं तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है बेटा। ए और बी ऑप्शन ना ये लगा लो बेटा, टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो जो फाइनल बोर्ड्स की आंसर की होती है हम वही मान लेते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज पे। ए और बी जब भी फंसो तो उसको बहुत अलग अलग पैरामीटर से चेक करो, एजर्शन को रीजन की तरफ रख लो, रीजन को एजर्शन की तरफ, फिर देखो कि आंसर क्या बन रहा है, क्योंकि ए और बी में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। द लॉ ऑफ आवर कंट्री परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, ठीक है, वो कह रहा है लीगल अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, ट्रू है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर नो डेटरेंट टू द लीगल अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, बेटा ये तो गलत बात है ना, वो कह रहा है जो इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर भी इसमें कोई खलल नहीं डालते, डालते तो हैं,
बेटा जब बच्चा गोद लेने के लिए अगर कोई जाता है, अगर कोई दूसरे धर्म का है, जाति का, बहुत प्रॉब्लम आती है ना। रिलीजियस भी चेक करते हैं कि हमारे ही धर्म का हो या फिर हमारे ही कम्युनिटी का हो। जब बच्चा गोद लेने जाते हैं तो यहाँ पे लिख रखा है नो डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है रुकावट किसी काम को करने में, तो नो डेटरेंट नहीं होता, होता है रुकावट। इमोशनल फैक्टर होते हैं, रिलीजियस फैक्टर होते हैं जब बच्चा गोद लेने जाते हैं, तो एजर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन इज द पैथोजन ऑफ सर्टेन मोनोकोट प्लांट, गलत। डाइकोट, बेटा डाइकोट को ये कैंसर कोज करता है, तो एजर्शन रॉन्ग, ऑब्वियसली रीजन सही होगा। पढ़ लो, टीडीएनए वाला दे रखा है ना, ये तो पढ़ी रखा है, ट्रांसफर डीएनए होता है जो कैंसर कोज करता है, तो एजर्शन यहाँ पे गलत है और रीजन यहाँ पे सही है। Which one of the following bacteria were used by Stanley Cohen and Boyer to accomplish the construction of first rDNA? बेटा दो उसने लिए थे, सैल्मोनेला टाइफी, है ना, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिए थे, और इसको किसके अंदर डाला था, ई कोलाई के अंदर डाला था, तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं मेरे हिसाब से। सैल्मोनेला टाइफीडियम में टिक करूंगा, बट एक्चुअल में दोनों ही यूज किए थे क्वेश्चन में, तो शायद आंसर की में दोनों ही सही किए थे बोर्ड ने। तो यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फॉलोइंग बैक्टीरिया वर यूज्ड बाय टू accomplish द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए। तो बेटा बैक्टीरिया जो यूज किया था, तो फिर ई कोलाई मानेंगे, क्योंकि ई कोलाई के अंदर डाला। सैल्मोनेला टाइफाई से तो जीन आइसोलेट किया है, तो ई कोलाई भी हो सकता है। वैसे आपको ये याद रखना है कि कई बार दो ऑप्शन भी सीबीएसई सही कर देती है, बट अगर बैक्टीरिया की बात करें तो होस्ट बैक्टीरिया तो ई कोलाई था, सैल्मोनेला टाइफाई से तो सिर्फ जीन लिया था, तो बैक्टीरिया अगर यूज करने की बात करें तो ई कोलाई विल बी द करेक्ट आंसर। दैट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, बेटा जो वो होते हैं ना ओमनीवोरस होते हैं, वो ज्यादातर एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर सकते हैं। मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पोन्ड इकोसिस्टम, पोन्ड इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल कौन एक्वायर करेगा, एक से ज्यादा। बेटा फिश एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर सकती है, मेरे हिसाब से फिश होना चाहिए एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर करने के लिए, क्योंकि बेटा फिश लोअर ट्रॉपिक लेवल पे भी आ सकती है, हायर पे भी। फिश जो है वो डायरेक्ट फाइटोप्लैंक्टन्स भी खा सकती है, जूप्लैंक्टन्स भी खा सकती है, और हायर लेवल पे भी आ सकती है। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द एम्ब्रियोज, बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी लिख लेना, ये अर्न्स्ट हैक्केल की लाइन है, ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। ये रिकैप्सुलेशन थ्योरी है, एवोल्यूशन की रिकैप्सुलेशन थ्योरी है। उसने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को सेम स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा एवोल्यूशन के दौरान। तो अर्न्स्ट हैक्केल की बहुत इंपॉर्टेंट ओंटोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकैप्सुलेशन थ्योरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, लिख लो कॉपी में बेटा, यहाँ पे आएगा हमारे पास एचसीजी। जो एचसीजी है बेटा प्रेगनेंसी इंडिकेटर भी होता है। जब एक फीमेल के यूरिन में एचसीजी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो प्रेगनेंसी किट्स होती हैं उसमें भी एचसीजी को यूज किया जाता है। तो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन है जो क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। अगर आपको याद हो तो ये इनिशियल स्टेजेस में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहे और जो कंसीव किया हुआ ऑर्गेनिज्म है स्टेबल रहे। तो मतलब आपको याद रखना बेटा, जो एचसीजी है वो प्रेगनेंसी इंडिकेटर तो है ही, साथ में कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, ताकि कॉर्पस लूटियम बना रहे तो प्रोजेस्टेरोन बना रहे, और प्रोजेस्टेरोन बना रहे तो प्रेगनेंसी स्टेबल रहे। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या पूछा हुआ है, डॉटेड लाइंस क्या है बेटा, आमने सामने कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन है, गिवन है, तो जो आमने सामने वाले बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट वन, लैक्टोबैसिलस सेट मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस दैट सेट इज कैटेगराइज्ड, आर्किबैक्टीरिया तो है नहीं, हिट्रोट्रोपिक हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी नहीं है, साइनो भी नहीं है बेटा, हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेटिक तो वो होते हैं जो केमिकल से सिंथेसाइज करे, ये हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, साउथ शरीफ सा, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन के लिए बेटा माइस यूज किए गए थे, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर का आंसर माइस ही आएगा, क्योंकि माइस को यूज किया था सेफ्टी आइडेंटिफाई करने के लिए पोलियो वैक्सीन की। अगेन assertion रीजनिंग, द जायगोट गिव राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन प्रो एम्ब्रियो, सही है बेटा, या पढ़ोगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जब आप डिटेल टॉपिक पढ़ोगे ना, चैनल पे वीडियो भी है, उसमें अंदर अलग अलग शेप्स बनती है बेटा, जैसे हार्ट शेप बनती है, ग्लोबुलर, प्रो एम्ब्रियो। जायगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है तो ट्रू है। द जायगोट इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर, बेटा माइक्रोपाइलर एंड पे ही जायगोट बनता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और क्योंकि ये बन रहा है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो और वो कनेक्शन है, तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, और कनेक्शन भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कम टाइम पे 50-60 क्वेश्चन तुम कर लो, ये मोटिव है। एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 4 घंटे की वीडियो बनेगी, बट हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखने।
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। स्प्लाइसिंग होती है टू रिमूव द इंट्रोन्स, बिल्कुल सही है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन एंड द इंट्रोन्स आर द नॉन फंक्शनल इन यूकैरियोट्स। इंट्रोन जो होते हैं बेटा वो नॉन फंक्शनल होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। वैसे तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर होते हैं, बट क्योंकि यहाँ यूकैरियोट दिया तो बात सही कर रहा है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों में कनेक्शन भी है ना। कनेक्शन क्यों है? क्योंकि हम रिमूव किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। द स्टिरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग, बेटा एक स्टिरर लगा होता है, पंखा सा लगा होता है बायोरिएक्टर में, बिल्कुल सही है, जो इवन मिक्सिंग करवाता है। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर जनरली हैव अ फ्लैट बेस, ये भी बात सही है बेटा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और कनेक्शन भी है, तो ए आएगा इसका आंसर। बेटा ये याद रख लो, स्टिर्ड टैंक जो बायोरिएक्टर होता है ना उसका बेस फ्लैट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती रहे। वैसे कॉलेज लेवल का क्वेश्चन था बट एग्जाम में आ रखा है तो याद होना चाहिए। द क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल बाय पर्सन लीड्स टू सिरोसिस, बिल्कुल सही है बेटा। ज्यादा लंबे टाइम तक, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम तक अगर कोई अल्कोहल पिएगा, दारू पिएगा, तो उसको सिरोसिस हो जाएगा। क्या होता था सिरोसिस? सिरोसिस होता है बेटा लीवर डैमेज। अगर कोई इंसान ज्यादा लंबे टाइम तक अल्कोहल पिएगा तो बेटा उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, और ये लीवर डैमेज होने को बोलते हैं सिरोसिस। अल्कोहल एडिक्शन एट टाइम बिकम द कॉजेज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द एंटायर फैमिली, सही बात है, सही बात है बेटा। एजर्शन भी, सॉरी ये ट्रू है, ये ट्रू है, बट कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी बनेगा। वो कह रहा है कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर कोई नशेड़ी है तो उसकी फैमिली दुखी होगी, फाइनेंशियली उसको लॉसेज होंगे, वो गुमे रहेगा अपने थॉट्स में, तो ये लिख रखा, बात बिल्कुल सही कर रखी है। एजर्शन सही है, रीजन सही है, पर दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन एक्सप्लेनेशन का नहीं बन रहा। देन कोहन एंड बोयर वाला फिर वही आ गया बेटा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट पे 1971 पे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। क्या यूज किया था? इकोलाई यूज की थी, सल्मोनेला टाइफीरियम। अब उन्हें क्या पूछा है? फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए शेनली, कोहन एंड बोयर यूज द डीएनए पॉलीमरेज हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे घुमा दिया। फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए शेनली, कोहन एंड हर्बर्ट बोयर यूज द डीएनए पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा घुमाया हुआ है। अब वो कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज किसका यूज किया था? मेरे हिसाब से थर्मस एक्वेटिकस। टैक पॉलीमरेज पीसीआर था 1971। 1971 में तो पीसीआर था ही नहीं, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, एक बार चेक करके। इसका आंसर थर्मस एक्वेटिकस होना चाहिए। ई कोलाई और सैल्मोनेला टाइफाइरियम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसने पॉलीमरेज यूज नहीं किया था। देखो मैंने भी फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा इन दोनों में से आंसर होगा, बट वो कुछ और पूछ रहे हैं। हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, चलो चेक करना एक बार क्या है। वो कह रहा पॉपुलेशन ग्रोथ कर बताओ जब रिसोर्सेज अवेलेबल है, लिमिटेड है बेटा। जब लिमिटेड होता है तो सिग्मोइड शेप बनती है। सिग्मोइड शेप यहाँ पे दे रखी है, आपको याद है, दो टाइप की ग्रोथ कर्व, एक जे शेप और एक एस शेप। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो मजेदार कर्व बनती है, जे शेप बोलते हैं, है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और ये जो है हमारे पास, ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बनती है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, और ये हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। Which one of the following represent a correct annealing of primer? बेटा याद रखना, प्राइमर हमेशा 3 प्राइम पे बाइंड करेंगे। क्या ये प्राइमर 3 प्राइम पे बाइंड किया? नहीं। क्या ये प्राइमर 3 प्राइम पे बाइंड हो रहा है? 3 प्राइम पे तो हो रहा है, 3 प्राइम पे हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है। क्या ये प्राइमर 3? ये भी गलत है, ये तो 3 पे बाइंड हुआ। प्राइमर का बेटा 3 प्राइम पे बाइंड होगा तो इसका यहाँ 5 आना चाहिए ना, ये भी 5 गलत हो गया, 5 गलत, तो यही सही है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। याद कैसे रखना है? प्राइमर हमेशा बेटा 3 प्राइम पे ही बाइंड करते हैं। अब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, चिल्स, ये सारे के सारे ब्लूइश आ गए ना, ब्लूइश एनसीईआरटी के अंदर लिखा बेटा ये निमोनिया का सिम्टम है। सिम्टम पे भी एमसीक्यू है बेटा, ये मैंने खुद नहीं लिखे एमसीक्यू, आपको लग रहा होगा ना सबने खुद बैठ के लिखे हैं। बेटा पेपर को छांट के, पेपर को डिटेल एनालाइज कर करके एक एक क्वेश्चन निकाला जस्ट आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कर लेना। ये समझ लो 4-5 पेपर्स के आपने ओवरव्यू ले लिए विद इन 45 मिनट। कितना टाइम बच गया देखो तुम्हारा। द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, किस फैमिली में होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन? होता है एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के लिए एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है एस्चेरीज, एस्चेरेसी फैमिली जो है ये आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, और ग्रासेस भी लिख रखा है शायद, ग्रासेस और ये, ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन। लुईस पास्चर के बेटा किल्ड यीस्ट एक्सपेरिमेंट किया था, इसको स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते थे। लुईस पास्चर ने बेटा स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट में इसको इस तरीके से ऐसे मॉडिफाई कर दिया था, तो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट और किल्ड यीस्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटन।
द प्लोइडी ऑफ एपोमिक्टेड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द इंटीगुमेंट सेल एंड सिनर्जिड। इंटीगुमेंट बेटा, इंटीगुमेंट जो होते हैं मेरे हिसाब से वो 2n होंगे, है ना, और जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड जो होते हैं वो n होते हैं, तो 2n और n आना चाहिए। उन्होंने कहा ना प्लोइडी ऑफ एपोमिक्टेड एम्ब्रियो, बेटा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो तो डायरेक्ट ही बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो मेनली वो घुमा के आपसे प्लोइडी पूछ रहा था। याद रखना बेटा, जो ये डायग्राम होता है ना, इसके अंदर जो अंदर गोला होता है, इसके अंदर जितने सेल होते हैं वो n होते हैं और बाहर जितने सेल होते हैं वो 2n होते हैं। अ डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ 2500 न्यूक्लियोटाइड, 240 आर ग्वाइनिन। बेटा अगर ग्वाइनिन 240 है तो साइटोसिन भी 240 होगी, है ना। अगर जी और सी है तो ए और टी कितना हो जाएगा, ये सोल्व करना आपको सिखा ही रखा, a प्लस सी प्लस जी प्लस सी 25 होगा, इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 2500 है, अगर हम इसको करें 1250 में से 240 माइनस कर देंगे तो 1010 आ जाएगा, 1010 और 1010 ए और टी। वो कह रहा है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, ए और टी में, ए और टी में होते हैं ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डबल, हाउ मेनी बेसिस हैविंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम डज दिस डीएनए फ्रेगमेंट पोजेस। वो कह रहा है डबल हाइड्रोजन वाले कितने बेसिस होंगे, मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है, ए और टी में बनता है, तो एक 1010 ए वाले, 1010 ये वाले, तो 2020 विल बी द आंसर। हाउ मेनी बेसिस बोला, हाउ मेनी बेसिस, ये कंफ्यूज मत होना, पेयर नहीं पूछा, हाउ मेनी बेसिस, तो 1010 ए 1010 टी, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस हो जाएगा 2020। समझ गए। आपने पहले क्या किया, एटीजीसी को निकाल लिया, फिर उन्होंने कहा कि डबल बॉन्ड किस में होता है, आपको पता है ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, चारगाफ रूल। अब ए और टी वाले कितने बेसिस हैं, ए वाले 1010, टी वाले 1010, तो टोटल होगा 2020। प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, गलत है बेटा, प्रोकैरियोट्स में होता है, तो ये सही है, ये गलत है। A given fig species can be pollinated only by its partner wasp, बिल्कुल सही है। The wasp pollinate the fig influence while searching for the suitable egg laying site। Assertion भी सही, रीजन भी सही, कनेक्शन भी है बेटा, ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। फिग और वास्प वाला बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, पढ़ लेना। सम एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड, बिल्कुल सही है, कुछ एक में होता है इन्वर्टेड, अभी पहले भी किया हमने। मोर एनर्जीज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एक्यूपाइंग हायर ट्रॉपिक लेवल, बेटा हायर ट्रॉपिक लेवल वाले को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ये बात गलत लग रही है, ये बात गलत लग रही है, तो एजर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, पेरेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एन इन्वेंटर, पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, सही है। और पेटेंट्स क्या करते हैं, कमर्शियल यूज ऑफ इन्वेंशन, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, कनेक्शन भी है। बेटा पेटेंट क्यों दिए जा रहे हैं, पेटेंट इसलिए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उसका कोई मिस यूज ना करे, तो एजर्शन और रीजन मिलके इसी बात को बता रहे हैं। चलो फटाफट से डायग्राम तुमने देख रखा है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताने क्या क्या चीजें हैं। बेटा जी तो ब्लास्टोसिस्ट है, जी ब्लास्टोसिस्ट है, तो जी ब्लास्टोसिस्ट वाला ये हो गया। अब इन तीनों में से देखना कौन सा है, ठीक है। ए जो है वो मेरे पास क्या है, ए जो है वो मेरे पास क्या है, ओवम है, ए जो है वो मेरे पास क्या है, ओवम है, तो इन दोनों में से देखेंगे मोरूला कौन सा, बेटा मोरूला है मेरे पास, क्या बी मोरूला, ये तो मोरूला नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ए जो है वो ओवम है, ए जो है वो ओवम है, ई जो है वो मोरूला है, और जो जी है वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। इस डायग्राम को एनसीईआरटी में से देख लेना ढंग से, वहां पता चल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। एलाइजा जो होती है वो एंटीबायोटिक, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, ये डिटेल तुम्हारे पास है नहीं 12th में, बट ऐसे एंटीबॉडीज होती हैं, इसके ऊपर एंटीजन आते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेंगे या नहीं करेंगे, इससे हम डिसाइड करते हैं कि पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं। एलाइजा बेसिकली बेटा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आपको कोई अगर बीमारी होती है तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होते हैं, तो कुछ एक बीमारियों में जैसे एचआईवी या कैंसर में हम एलाइजा यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। द मोलिकुलर सीजर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, मोलिकुलर सीजर जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, इट फॉल्स इन द एंडोन्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्योंकि ये कट करते हैं, क्लियर, क्योंकि ये कट करते हैं, तो दे फॉल्स इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। तो कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम, बेटा बैक और यैक, बैक और यैक याद रखना बेटा, जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करनी थी ना, तो बड़े बड़े पीसेस को जब भी हमने किसी वेक्टर के साथ जोड़ना, तो हमें स्पेशल वेक्टर चाहिए होते हैं, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दैट इज बैक एंड यैक।
टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन अक्कर ड्यू टू, बेटा एन्यूप्लॉइडी, ये एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम, याद है आपको? टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर होती है, मैंने याद भी करवाया था पहले, अ फीमेल टर्न 45, तो फीमेल के अंदर होती है 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। अब यहाँ पे बेटा प्रोसेस हो रहा है सेंट्रल डोग्मा का, तो आपको बताना है क्या क्या हो रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो पी मेरे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन। आर मेरे पास क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशन। क्यू मेरे पास क्या होना चाहिए? आरएनए होना चाहिए। तो क्यू मेरे पास एमआरएनए, आर जो है ट्रांसलेशन है, आर ट्रांसलेशन है, ये एमआरएनए है, इन दोनों में से होगा कुछ। फिर मेरे पास पी जो है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। सो दिस इज द ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब एक बेटा म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूजो देवरीज ने, आपको याद होगा म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय ह्यूजो देवरीज। डार्विन के टॉपिक के बाद ही म्यूटेशन थ्योरी गिवन है, और म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो किस पे थी? इवनिंग प्राइमरोज। ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है या नहीं गिवन, याद रख लेना। इवनिंग प्राइमरोज को यूज किया था ह्यूजो देवरीज ने, म्यूटेशन थ्योरी दी थी। अब इसको बेटा आपने मैच करना, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के एंजाइम याद कर लो बीपीटी से। बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इसका आ जाएगा परमिएस, और इसका आ जाएगा ट्रांस एसिटाइलिन। इसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, तो तुम ये इसको देख लेना। फिर वो कह रहा है हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, एक बार देखें इसको। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 और वाई होना चाहिए। 1 और वाई दे रखा, 1 और वाई, हाँ जी 1 और वाई दे रखा। बेटा 2968 होते हैं, 2968, और क्रोमोसोम नंबर वाई पे होता है शायद 241, कुछ ही होता है बेटा। क्रोमोसोम नंबर 1 और वाई पे, 1 पे सबसे ज्यादा होता है 2968, ये नंबर शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा होते हैं और क्रोमोसोम नंबर वाई पे सबसे कम। तो ये आंसर करेक्ट है, बट एग्जैक्ट नंबर आप देख लेना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले टॉपिक। अगेन मैच द फॉलोइंग है, फटाफट से मैच कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस किसके लिए? कर्ड के लिए। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ब्रेड के लिए। एस्परजिलस नाइगर किसके लिए होगा? एसिडोबैक्टर एसिटिक एसिड के लिए, ये सिट्रिक एसिड के लिए। तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन व्हिच पोसेस हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। बेटा एंडेमिज्म का मतलब होता है नेटिव स्पीशीज का प्रेजेंट होना, तो बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, सही बात है, ट्रू है। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 22, सही है, सही है, 22 होता है बेटा, ये ट्रू है, बट कोई कनेक्शन नहीं बेटा, कोई कनेक्शन वैसे नहीं है, तो मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। दोनों लाइनें सही हैं, 22 हॉटस्पॉट्स हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हॉटस्पॉट पता है ना, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, लोकल स्पीशीज बहुत ज्यादा होते हैं, हाई रीजन होता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म का मतलब होता है नेटिव स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का होना। एड्स इज द सिंड्रोम कॉज्ड बाय एचआईवी, बिल्कुल सही। एचआईवी इज अ वायरस दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम विद इन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, गलत है। असर्शन सही, रीजन रॉन्ग, क्योंकि बेटा एचआईवी में तो आरएनए होता था। नेक्स्ट assertion रीजन, इन मोलिकुलर डायग्नोसिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव कोल्ड एज प्रोब, बिल्कुल सही। बेटा प्रोब क्या होते हैं? ये ना मान लो थ्रेड होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं डीएनए के या सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके साथ में कोई मोलिक्यूल बंधा होता है, चाहे रेडियो एक्टिव हो चाहे लाइट हो, तो दैट इज बेसिकली प्रोब। तो डेफिनेशन यहां से नोट करोगे कॉपी में प्रोब की। अब प्रोब ऑलवेज सर्च, हाँ सर्च करता है। प्रोब का मतलब ही बेटा इंग्लिश में ढूंढना होता है विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ना क्लोन ऑफ सेल। बेटा प्रोब जो होता है ना, वो ढूंढने के काम आता है। मान लो मेरे पास एक डीएनए है, उसका सेगमेंट है एटीजीसी, तो मैं प्रोब क्या बनाऊंगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा? टी एटीजीसी का टीएसीजी। तो टीएसीजी एक प्रोब है जो ढूंढ रहा है किसको? अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को। तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना अपने पास। दोनों एजर्शन और रीजन की लाइनें बहुत बढ़िया दे रखी है। हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर इन 20 न्यूक्लियोसोम इन डीएनए? बेटा आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है कि 200 बेस पेयर आते हैं, 200 बेस पेयर आते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, तो टोटल 20 है, तो 20 इंटू 200, 20 इंटू 200 कर लोगे, दैट वुड बी 4000। क्लियर? सो दैट वुड बी 4000। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन लिख रखी है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर खपते हैं, दैट इज 200। तो क्योंकि 20 थे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। अब पर्सन विद 21, ये हो चुका क्वेश्चन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज सोल्टेशन। बेटा ह्यूजो देवरीज ने कॉन्सेप्ट दिया था सोल्टेशन का, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट देख, अगेन बेटा पेडिग्री का क्वेश्चन है, आप इसको देख लोगे क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही है, तो ये डोमिनेंट तो है नहीं, ये रिसेसिव होगा, रिसेसिव है और
यहाँ पे रिसेसिव है, और क्योंकि दोनों जेंडर हो रहे हैं तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो ये थे बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली बेटा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो कम से कम 50 पॉइंट आपको मिलेंगे जो आप कॉपी पे लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट नीट के पेपर से उठाए हुए हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि नीट के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए वो उठा के रख दिए। पेपर में छुट्टियां भयंकर मिली हैं तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी आएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।